नमस्कार, स्वागत है आपका निष्कर्ष के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस बात के लिए यहाँ आपसे रूबरू हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं को यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, एसएससी जीडी, यूपी एसआई, यूपी पुलिस आदि की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हिंदी विषय में हमने कुछ मिश्रित प्रश्नावली ली हैं जिन्हें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हम आज उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम उन चीज़ों को कितने बारीकी से समझ पाते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय पश्च वृद्धि स्वर है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ई। जब ऐसे प्रश्नों पर नजर डालते हैं तो यहां पूछा गया है स्वर के बारे में, लेकिन जब हम ऐसे प्रश्नों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि यहां तीन शर्तें इसमें सामने रख दी गई हैं। पहली, वृद्धि होना चाहिए, पश्च भी होना चाहिए और विजातीय भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो इनको पीछे से हल करना ज्यादा बेहतर रहता है। तो हम जब देखते हैं इसमें लिखा है कि वृद्धि स्वर होना चाहिए, चूंकि हम जानते हैं कि विजातीय स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहले तो स्वरों में दो वर्गों में विभक्त कर दिए जाते हैं, सजातीय और विजातीय। विजातीय स्वर भी दो प्रकार के, जिनमें एक वर्ग है गुण स्वर का और दूसरा वर्ग है वृद्धि स्वर का। यानी कि गुण स्वर पर यदि हम नजर डालें तो हमें प्राप्त होता है कि ए और ओ दोनों ही गुण स्वर हैं, जबकि वृद्धि स्वर में आई और औ दो स्वर हैं। जब इतनी जानकारी हमें पता लग जाती है तो इसके आधार पर हम विकल्प को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमें पता चलता है कि वृद्धि स्वर या तो आई है या औ है, तो दो ऑप्शन हमारे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। पहला खत्म हो गया और ये ओ खत्म हो गया। जब अगली शर्त पर जाते हैं तो वहां दिखाई देता है कि पश्च स्वर होना चाहिए। तो जीवा के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जीवा का अग्रभाग के अनुसार स्वर, मध्य भाग के अनुसार स्वर एवं पश्च हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पश्च पर नजर डालते हैं। पश्च में आते हैं ओ कॉमा ओ कॉमा ओ कॉमा औ। मध्य में इंद्रिय स्वर भी कहा जाता है। यदि अग्र के बारे में बात कर ली जाए तो यहां ई कॉमा ई कॉमा ए कॉमा आई आदि स्वर आते हैं। इस एक प्रश्न के माध्यम से हम इतनी जानकारियां एकत्र करने में सफल हो पाए हैं। हमें पता चल गया है कि विजातीय स्वर कौन से होते हैं, वृद्धि स्वर कौन से होते हैं, गुण स्वर कौन से होते हैं और जीवा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च स्वर कौन कौन से हो सकते हैं। यहां हमें यह पता लग गया कि वृद्धि स्वर या तो ये होगा या ये होगा। जब इन दोनों पर नजर डाल लिया तब हमें पता लगा कि पश्च स्वर तो केवल औ है और ए अग्र स्वर है, तो ये तो नहीं होगा और हमारा आंसर हो जाएगा औ। इस प्रश्न के माध्यम से हमने इतनी चीजें जान ली। यदि इस दूसरे प्रश्न पर नजर डालें तो हमें दिखाई पड़ता है स्क्रीन पर क व्यंजन के लिए यहां बात हो रही है क की कि क व्यंजन के लिए निम्नांकित में से कौन सा विकल्प उचित है? क्या यह अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि है या महाप्राण, घोष, संघर्षी या तालव्य ध्वनि है या अल्पप्राण, अघोष, संघर्षी, तालव्य ध्वनि है या महाप्राण, सघोष, स्पर्शी, मूर्धन्य ध्वनि है? परीक्षाओं में संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां प्रश्नों में एक ही प्रश्न में वो आपसे बहुत सी जानकारी जाननी चाहते हैं। आयोग ने प्रश्नों का प्रकृति थोड़ी सी बदल दी है। यहां वो आपसे प्राणत्व के आधार भी पूछना चाह रहा है, घोषत्व के आधार पर भी पूछना चाह रहा है और स्पर्शी है या ऊष्मी है या संघर्षी है वो भी पूछना चाह रहा है, उच्चारण स्थान भी पूछना चाह रहा है। मेरा मानना ऐसा है, ऐसे प्रश्नों को भी आप पीछे से हल करें तो ज्यादा बेहतर है। जब हम यहाँ पीछे से नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि कंठ ध्वनि के विषय में बात कर रहा है, यानी कि क कंठ ध्वनि है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में कह रहा है क तालव्य ध्वनि है, तो क तो तालव्य ध्वनि नहीं है। फिर पूछ रहा है इसमें भी तालव्य ध्वनि है तो ये भी नहीं होगा, इसमें मूर्धन्य ध्वनि है तो ये नहीं होगा।
यानी कि एक ही जानकारी के माध्यम से हमने तीन विकल्पों को समाप्त कर दिया। अब थोड़ी सी नजर इस पर डाल देते हैं अल्प प्राण पर। तो अल्प प्राण की प्रकृति ये होती है कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है वो अल्प प्राण होता है। और अगर घोषत्व के आधार पर बात करें तो पहला और दूसरा दोनों ही अघोष होते हैं, शेष 3, 4, 5 सघोष होते हैं। 3, 4, 5 सघोष होते हैं। इन वर्गों का विवरण अगर यदि करना चाहें तो हम ऐसे इनको कर सकते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, इस तरीके से। तो इसको 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो का को हमें पता चलता है क अल्पप्राण है, अघोष भी है और स्पर्शी भी है और कंठध्वनि भी है, क्योंकि स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं आपके वो होते हैं क से लेकर के म तक, जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी स्पर्शी होते हैं। अगले प्रश्न की यदि बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, यह भाषा की संवैधानिक स्थिति से प्रश्न पूछ लिया गया है और पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णन है, किसका वर्णन है? क्या संघ की राजभाषा का वर्णन है, क्या हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देशों का वर्णन है, या उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन है, या संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है? जब इस प्रकार के प्रश्नों से रूबरू होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि प्रश्नों में जटिलता अधिक कर दी जाती है। तो हमें पता होता है कि संघ की राजभाषा के विषय में बताया गया है अनुच्छेद 343 में। इसमें बताया गया है हिंदी भारत की राजभाषा है। याद रखिएगा, मैंने कहा हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं? क्योंकि यह संपूर्ण राष्ट्र में नहीं बोली जाती, क्योंकि दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं वहां हिंदी बोली जाती है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर भारत में संपूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है उस प्रकार से नहीं। यदि दूसरे ऑप्शन की बात करें हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश, तो ये अनुच्छेद 351 में वर्णित है। यदि आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय की भाषा के संबंध में, तो अनुच्छेद 348 में वर्णित है। अगर संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की यदि बात करें तो अनुच्छेद 120 में वर्णित है। लेकिन अगर संसद के बाद विधानमंडल में आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे, विधानमंडल में पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे अनुच्छेद 210 के विषय में। एक चीज और जानते रहिएगा, संघ की राजभाषा के विषय में अनुच्छेद 343 में तो वर्णन किया ही गया है और राजभाषा हिंदी है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। उसके बाद 8 भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में एक अगला संविधान संशोधन किया गया जिसमें कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो अगली भाषाएं जोड़ी गई वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन चीजों के बाद अगले प्रश्न पर डालें। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। अगली बात, संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिनिधित्व का तात्पर्य होता है जो उसकी अनुपस्थिति में या उसके स्थान पर कार्य करे। उसके स्थान पर कार्य कैसे करेगा? यानी कि इन में से 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो संज्ञा प्रतिनिधि का कार्य करेगा, संज्ञा के स्थान पर कार्य करेगा। तो जब हम सर्वनाम की परिभाषा के विषय में पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा प्रतिनिधि शब्द के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा है, संज्ञा प्रतिनिधि के लिए जिसका प्रयोग होता है वो होगा सर्वनाम। अर्थात इसका सही विकल्प 2 यानी कि सर्वनाम के लिए हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? क्या मिष्ठान की वर्तनी शुद्ध है? क्या मिष्टान की वर्तनी शुद्ध है?
क्या निरपराधी की वर्तनी शुद्ध है, क्या यथेष्ट की वर्तनी शुद्ध है, या स्वाभाविक की वर्तनी शुद्ध है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बचपन से ही थोड़ी थोड़ी अशुद्ध सी पढ़ते आ रहे हैं और वो हमें आदतन आ चुकी हैं। जब हम मिष्टान की बात करते हैं तो इसको यदि तोड़ा जाए तो ये बनता है मिष्ट प्लस अन्न, दीर्घ संधि होकर के ये बन जाता है मिष्टान्न। ये चीज आप ठीक ठाक स्थिति में समझ पाए हैं। दूसरी चीज, निरपराध नाम का कोई शब्द नहीं होता, मूलतः शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है निरपराध। फिर इसमें दिया गया यथेष्ट, तो यथेष्ट कोई शब्द नहीं होता, ये होता है यथेष्ट। यथेष्ट। उसके बाद स्वाभाविक, तो स्वाभाविक नाम का कोई शब्द नहीं होता। इसको आप ऐसे समझिएगा कि स्वभाव प्लस इक, इक प्रत्यय की यह खासियत होती है कि वह प्रथम वर्ण को दीर्घ कर देता है, अतः स्वाभाविक का बन जाएगा स्वाभाविक। अर्थात इसमें पूछा गया शुद्ध कौन सा विकल्प होगा, तो मिष्टान सही होगा। यथेष्ट, यथेष्ट का सही रूप बनेगा यथेष्ट, स्वाभाविक का सही रूप बनेगा स्वाभाविक, और निरपराधी का सही रूप बनेगा निरपराध। निरपराध। ऐसे अगले प्रश्न पर यदि नजर डालें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमाण बोधक विशेषण है। चूंकि इन चारों ऑप्शन में दिया गया है कि विशेषण है, तो भूखे लोग ये भी विशेषण है, काली गाय ये भी विशेषण है, गहरा सागर ये भी विशेषण है, और कम आय ये भी विशेषण है। इसमें कम शब्द विशेषण है, गहरा शब्द विशेषण, काली शब्द है, भूखे शब्द विशेषण है। लेकिन विशेषण के बावजूद यहां एक और शर्त है कि परिमाण बोधक विशेषण पूछा जा रहा है। तो भूखे लोग, इसमें कहीं परिमाण जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। काली गाय, इसमें भी लगभग गुण जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। गहरा, यह भी गुण जैसी स्थिति है, लेकिन कम, कम और ज्यादा, इन दोनों में ही परिमाण जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। अर्थात ये हमारा परिमाण बोधक विशेषण का सही रूप हो जाएगा। तो इसको कम आय सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में संधि से प्रश्न पूछा गया है कि गति ध्वन अवरोध का सही संधि रूप क्या होगा। देखिए इससे प्रश्नों में क्या होता है कि हम जल्दबाजी में प्रश्न को गलत कर जाते हैं, क्योंकि जब हम बनाते हैं गति धन अवरोध, जल्दबाजी में हम ये नहीं देखते कि यहां गत्यावरोध है, जबकि गति से ई निकलेगा और इधर का आ आएगा, दोनों के मिलने से यह बनेगा। ह्रस्व की मात्रा है इसलिए यह बनेगा गत्यवरोध, न कि गत्यावरोध। जैसे एक शब्द लें हम, प्रति प्लस अर्पण, तो यहां भी यहां से ई निकलेगा और यहां से आ आएगा, तो बनेगा प्रत्यर्पण। प्रत्यार्पण नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए गत्यावरोध गलत हो जाएगा, गतिवरोध भी गलत हो जाएगा, गतयोवरोध भी गलत हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा गत्यवरोध। चलिए आगे अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। तो अगला प्रश्न है, वज्रायुध में कौन सा समास है, ये पूछा गया है आपसे। देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों के साथ आप पे समय होता है कि आप इनसे जुड़े हुए और भी प्रश्नों को समझ सकें। जब हम वज्रायुध की बात करते हैं तो इनको दो भागों में यदि हम तोड़ लें, वज्र धन आयुध। आयुध माने होता है हथियार, या इसको अस्त्र शस्त्र की श्रेणी में रख सकते हैं। यह कहना चाह रहा है कि वज्र है जिसका हथियार, तो आप क्या कहेंगे। तो यहां ये दो, लेकिन दोनों पद से अर्थ न निकल करके प्रधानता हो रही है तीसरे पद की, तीसरे शब्द की। वज्र प्लस आयुध, वज्र है जिसका हथियार अर्थात इंद्र। इंद्र की बात हो रही है यहां, वज्र है जिसका हथियार अर्थात इंद्र।
और जब तीसरे पद की प्रधानता हो जाए, दोनों में से कोई पद प्रधान ना रहे, तो वहां हो जाता है बहुब्रीहि समास। इस चीज को ठीक ठाक स्थिति में समझ पा रहे हैं? देखिएगा, अगर वज्रायुध, यहां वज्र था, मान के चलिएगा इस वज्र को यदि हम हटा दें और यहां हम लिख दें हल प्लस आयुध, यानी कि हल है जिसका हथियार, तो आप जानते हैं कि हल कृष्ण के भाई बलराम का हथियार था, तो हल प्लस आयुध होने के कारण इसका मायना हो जाएगा बलराम, और फिर से यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चक्र धन आयुध, तो फिर से आप बताएंगे चक्र है जिसका हथियार अर्थात कृष्ण। इसके बाद अन्य ऐसे ही प्रश्न हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कुसुमायुध, यानी कि कुसुम, कुसुम माने पुष्प, पुष्प है जिसका हथियार, और जिसका हथियार पुष्प है उसी का नाम क्या है? कामदेव। अनंग यानी कि कामदेव, और इसमें भी तीसरे पद की प्रधानता है अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अच्छा, लिंग पहचानने का एक ही तरीका है, क्योंकि हिंदी में दो ही लिंग है, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बात चल रही है, तो लिंग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस शब्द के आगे विशेषण को लगा करके हम स्थितियों को ठीक ठाक समझ पाए। जैसे यहां एक शब्द आया है दही, इसके आगे हम एक विशेषण लगा दीजिए अच्छा या अच्छी, तो अच्छा दही सही होगा या अच्छी दही सही होगा? तो आप ठीक ठाक स्थिति में जानते हैं कि अच्छा दही सही होगा। इसके बाद अच्छा मोती सही होगा या अच्छा मोती सही होगी? तो अच्छा मोती सही होगा। आविष्कार, अच्छा आविष्कार सही होगा या अच्छी आविष्कार सही होगा? तो अच्छा आविष्कार सही होगा। अगला शब्द आया है रियासत, तो रियासत अच्छी होती है, रियासत अच्छा नहीं होता। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है राज्य और एक होता है रियासत। दोनों के माने लगभग एक ही है, राज्य और रियासत दोनों के माने लगभग एक ही है, लेकिन रियासत शब्द स्त्रीलिंग है और राज्य शब्द पुल्लिंग है। राज्य शब्द पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। इतनी चीज आप समझ पा रहे हैं? तो इसमें से वही पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आप ठीक ठाक स्थिति में बता पा रहे हैं कि रियासत शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न में जब ऐसे एक प्रश्न बनाता है तो उसे पता होता है कि आप कहां गलती करने वाले हैं। जैसे आपने देखा कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपको पता चल गया कि ऋषि भार्या की बात चल रही है, भार्या पत्नी को कहते हैं, तो ऋषि की पत्नी ये नहीं होगा। ऋषिनी बिल्कुल नहीं होगा, ऋषि बिल्कुल नहीं होगा, ऋषि का हो जाएगा ऋषिका, और इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या 2। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हम कान से सुनते हैं में प्रयुक्त कारक है। देखिए, कारक की यदि बात करते हैं, यहां कह रहा है हम कान से सुनते हैं, यहां ये शब्द ये दिखाई दे रहा है आपको से। तीन स्थितियों में काम चलता है, एक तो होता है साधन, एक होता है साध्य और एक होता है साधक। साधक कार्य को बढ़ाता है, साध्य लक्ष्य होता है, और साधन जिससे लक्ष्य को साधा जाता है। यहां कह रहा है हम कान से सुनते हैं, तो कान से शब्द आ रहा है अर्थात जुड़ाव हो रहा है। से शब्द से मायने से विभक्ति चिन्ह है, दो कारकों में प्रयोग होता है, अपादान कारक और दूसरा होता है करण कारक। लेकिन अगर जुड़ाव है तो करण कारक है, अलगाव है तो अपादान कारक है। अब चूंकि यहां कान से सुनते हैं अर्थात जुड़ाव हो रहा है, और यदि जुड़ाव हो रहा है तो वहां कौन सा कारक हो जाएगा? वहां हो जाएगा करण कारक। ठीक ठाक स्थिति में आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर मैं आपको ऐसे कुछ बताना चाहूं, मैंने कहा
कि सोहन घोड़े से गिर पड़ा। इस चीज को आप ऐसे समझिएगा कि घोड़े से गिर पड़ा है, यानी कि घोड़े से अलगाव हो रहा है, और यदि अलगाव हो रहा है तो यहां अपादान होगा। अलगाव की स्थिति में, पृथक होने की स्थिति में जब अलगाव होता है तो वहां हो जाएगा अपादान कारक, लेकिन यहां हो रहा है जुड़ाव, कान से सुनते हैं, और जब कान से सुनते हैं तो हो जाएगा अपादान कारक नहीं होगा, कर्ण कारक होगा। पृथक होने के संबंध में अपादान कारक, जबकि जुड़ने के संबंध में हो जाएगा कर्ण कारक। चलिए अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह क्या है। देखिए जब चिन्हों की बात करें तो आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आपको लगभग देखने को मिल जाता है चिन्हों से। तो चिन्ह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहां विवरण चिन्ह की बात करें तो कुछ इस प्रकार का दिखता है विवरण चिन्ह। योजक चिन्ह की बात करें तो कुछ इस प्रकार का दिखता है योजक चिन्ह, ऐसे करके ऐसे करके। फिर यहां विराम और अन्य चिन्हों की बात कर लें, जैसे अल्प विराम की यदि बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार की स्थिति में होगा। उसके बाद अर्ध विराम की यदि बात कर ली जाए तो वो कुछ इस प्रकार की स्थिति में होगा, ऐसे करके। तो यहां सुख दुख के बीच में पूछ रहा है तो हम बड़ी धूमधाम से ये बताने में सक्षम हैं कि इसमें योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सौदामिनी का पर्यायवाची है। ये चीजें पता होने के लिए हमें अन्यत्र चीजें पता होना चाहिए कि सौदामिनी किसका पर्यायवाची है। तो सौदामिनी हम जानते हैं कि विद्युत का पर्यायवाची होता है। सौदामिनी यानी कि विद्युत, तड़ित कह सकते हैं। अब इधर नजर डालिएगा, पहला विकल्प इसमें दिया गया है विधु, और विधु पर्याय होता है चंद्रमा का, अर्थात ये तो विकल्प नहीं होगा। दूसरा दिया गया है विबुध, ये तो विबुध पर्याय होता है देवता का, अर्थात ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया गया है शक्र, यानी कि शक्र पर्याय होता है इंद्र का, अर्थात ये भी नहीं होगा। अगला जवाब देखिए दिया गया है क्षण प्रभा, और ये पर्याय होता है बिजली का। बिजली यानी विद्युत, यानी सौदामिनी, यानी चंचला, यानी तड़ित। यानी कि इस प्रश्न से हमें इतनी चीज जानकारी जानने के लिए मिली कि विधु का पर्याय चंद्रमा भी होता है, विबुध का देवता भी होता है, शक्र का इंद्र भी होता है, और क्षण प्रभा का बिजली, तड़ित, विद्युत, चंचला आदि होते हैं। तो यदि इस प्रश्न की बात करें विकल्प चुनने की तो हम ठीक ठाक स्थिति में बता पाएंगे कि इसका विकल्प क्षण प्रभा यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नांकित में से किस एक का अर्थ नौका है। नौका ने नाव के विषय में पूछना चाह रहा है। अब देखिएगा स्थिति समझिएगा क्या है। जब आप यहां नजर डालते हैं तरुणी, तो तरुणी के मायने होता है युवती। तरुणी युवती और तरुण माने युवक। उसके बाद शर्वरी पर जब नजर डालते हैं तो शर्वरी पर्याय होता है रात्रि का। वहीं यामिनी पर नजर डालते हैं तो यामिनी पर्याय है रात्रि का। लेकिन ये तरणि शब्द जो दिया गया है ये पर्याय होता है नाव का, अर्थात नाव, नौका आदि। इन सारी चीजों से हमें इतनी जानकारी हुई कि तरणि युवती का पर्याय है, शर्वरी रात्रि का पर्याय है, यामिनी भी रात्रि का पर्याय है, जबकि तरणि ये पर्याय है। चलिए, पर्याय को याद करने के लिए ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे, देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे जब हमें यह पता लग जाता है, हमें पता लग गया कि रात्रि शब्द के पर्याय हमें पता है कि इसका पर्याय रजनी हो सकता है, इसका पर्याय निशा हो सकता है, इसका पर्याय शर्वरी हो सकता है। लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि रजनी रात्रि के किसी भी पर्याय के पीछे यदि
चर शब्द लगा दिया जाए तो वह राक्षस का पर्याय बन जाएगा। जैसे रजनी से बनाएं तो बन जाएगा रजनीचर, निशा से बनाएं तो निशाचर, ऐसे ही शर्वरीचर बनाइए, तमीरचर बनाइए, ये सारे के सारे राक्षस के पर्याय बन जाएंगे। तो पर्यायों को आप कॉन्सेप्ट से समझिएगा, रटने की कोशिश ना करें तो बेहतर है, और इसका सही जवाब तरणी हो जाएगा। ठीक ठाक स्थिति में समझ पा रहे हैं। अगला, हर्ष का विलोम क्या है? विलोम शब्द कुछ यूनिक होते हैं जिन्हें आप याद रखिए। यूनिक को क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जामिनर भी है, अब आपसे ये तो इस टाइप का तो नहीं पूछेगा, दिन का रात होता है, कुछ अलग ही याद रखिएगा। अब यहां कुछ ये प्रकार के शब्द दिए गए हैं तो इन पर नजर डालें। स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम, इस प्रकार से। वहीं विषाद का विलोम हो जाएगा हर्ष, और प्रलय का विलोम हो जाएगा सृष्टि। याद रखिएगा, सृष्टि ऐसे ही लिखा जाएगा, री की मात्रा आएगी इसमें। और ऋजु का विलोम होगा वक्र। ऋजु माने सीधा और वक्र माने टेढ़ा। यानी कि अब हमें पूछ रहा है प्रश्न में हर्ष का विलोम क्या होगा, तो हमें इन सारी चीजों के बारे में पता है, और जैसे ही सामने सब कुछ लिखा हुआ है तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा विषाद। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, पर्यंत और पर्यंक के सही भेद का विकल्प चुनिए। एक शब्द लिखा हुआ है पर्यंत और एक शब्द लिखा हुआ है पर्यंक, तो इस चीज को समझिए। इस पर्यंत के मायने आपको पता है कि जीवन पर्यंत यानी कि जीवन तक, पर्यंत माने तक, लेकिन इस पर्यंक के माने आपको नहीं पता। लेकिन इस पर्यंक के माने आपको पता है कि तक है, तो इस चीज की इतनी ही जानकारी से दो विकल्पों को खत्म करने में सक्षम है। पहला ये खत्म हो गया और दूसरा ये खत्म हो गया। अब मामला यहां फंस रहा है तक पलंग, तक कीचड़। तो इस देखते तो आपको मैं बता दूं कि पर्यंक माने होता है पलंग, और जहां तक आप कीचड़ के विषय में समझ रहे हैं तो इसके मायने होते हैं पंख। पंख माने होता है कीचड़। पर्याप्त समझ पा रहे हैं? समग्र यानी कि सकल बात कर रहा है। मुकुट यानी कि किरीट, मुकुट को किरीट भी कहते हैं, ऐसा कुछ। तो जब आपको पता लग पर्यंत माने तक, पर्यंक माने पलंग, तो आप ठीक ठाक स्थिति में बता पाएंगे कि तीसरा विकल्प सही हो पा रहा है। अगला प्रश्न, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ पूछ रहा है। यहां एक लोकोक्ति दे दी गई है, तू डाल डाल में पात पात, उसका अर्थ पूछ रहा है। विवेकशील होना, आगे आगे दौड़ना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, या पेड़ पर चढ़कर पत्ते गिरना। जब इस प्रकार के प्रश्न दिख जाते हैं तो आप ये विकल्प तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। पेड़ पर चढ़कर पत्ते गिरना, यह शब्द संकेत परिवर्तन में आता है, जहां ऐसा कुछ कहा जाता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अंग अंग मुस्कुराना, अंग अंग मुस्कुराना, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपका अंग अंग मुस्कुरा रहा है, यानी कि आंखें भी मुस्कुरा रही हैं, हाथ भी मुस्कुरा रहा है, पैर भी मुस्कुरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि आप बहुत अधिक प्रसन्न हैं। जब इस प्रकार आप पता चल जाते हैं तो इनमें शब्द का संकेत परिवर्तन हो रहा है, और जब ऐसी स्थिति आती है शब्द संकेत परिवर्तन की, तो यहां ना तो ये विकल्प सही होगा, ना विवेकशील होगा, ना आगे आगे दौड़ना होगा। यहां होगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। यदि आप मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे, आप मेरे साथ चतुर बनने की कोशिश करेंगे, तो मैं भी आपसे अग्रणी हूं। अगला प्रश्न, बाल्टी किस तरह का शब्द है? क्या यह देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है, या तद्भव शब्द है? इनकी प्रकृति समझिएगा। यदि तत्सम शब्द पर विचार करें तो यह है तत्सम, इस प्रकार से कुछ, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो यह बन जाएगा तत् प्लस सम। तत् माने उसके और सम माने समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ये, और दूसरा है तद्भव, यानी कि तत् धन भव, उससे उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ?
संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, संस्कृत से उत्पन्न हुआ या संस्कृत से विकसित कह सकते हैं इसे। तब जब हम बाल्टी पर नजर डालते हैं, आपको देखने में कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा बाल्टी कि ये देशज टाइप का शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तत्सम होगा नहीं, तद्भव ये है नहीं, और देशज भी नहीं है। हम दैनिक जीवन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते जाते हैं, तो हमें आदतन ऐसी हो जाते हैं, विदेशज शब्द भी हमें देशज टाइप के लगने लगते हैं। देखिए, आपको मैं एक नजर बताना चाहूं, जैसे कमरा, उसके बाद आप अगली चीज देखें, बाल्टी। यहां से नहाने में इस्तेमाल आपने किया साबुन, उसके बाद तौलिया। ये सारे ही शब्द विदेशज हैं, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। यानी कि देशज होगा नहीं, तत्सम होगा नहीं, तद्भव होगा नहीं, इसका सही जवाब होगा विदेशज।